नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 के अध्याय संख्या 3 को अपने पढ़ रहे थे, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। तो जिसके अंतर्गत हमारा जो पॉइंट चल रहा था वह था नाज़ी जर्मनी के जो युवा वर्ग था उसकी स्थिति कैसी थी, या उस पर हिटलर का कितना प्रभाव था, हिटलर उनके मन विचारधारा को बदलने के लिए क्या कुछ कर रहा था। ये सारी चीज़ें अपने इस पॉइंट के थ्रू डिस्कस कर रहे थे। तो हमने कुछ पढ़ा था कि जर्मन के जो बच्चे थे, स्कूली जो शिक्षा थी उसको किस प्रकार से नाज़ीवादी हिटलर ने चेंज किया था। नाज़ी आधार पर उनको पढ़ाया जाने लगा था, यहूदी शिक्षकों को बाहर निकाल दिया गया और बाद में उनको मार दिया गया, और वही हश्र जो है वो बच्चों के साथ किया गया। जो बच्चे थे उनको भी क्या किया गया, पहले उनसे यानी जर्मन नॉर्डिकारियों से उनको अलग थलग किया गया और उसके उपरांत उनको क्या है मौत के घाट उतार दिया गया 40 के दशक के समय। तो अभी बात करते हैं कि युवा वर्ग और बच्चों के साथ अन्य क्या क्या कार्य किए जा रहे थे। जो जर्मन के बच्चे और युवा वर्ग थे उनको क्या है जर्मनी के अंदर राष्ट्रीय समाजवाद की भावना, राष्ट्रीय समाजवाद की भावना, राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लेस करने के लिए क्या है यह जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी बच्चों को, क्या है नाज़ी विचारधारा बताई जाए, इसका जो कार्य था, जिम्मा था, वो युवा संगठनों को सौंपा गया था। युवा संगठनों यानी जो युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, उनके अंदर राष्ट्रीय समाजवाद की भावना को बसा दिया जाए, नाज़ी विचारधारा को उनके अंतर्गत पिरो दिया जाए, जिससे क्या है नाज़ीवाद जो है वो आगे की पीढ़ी में भी क्या है खून की तरह ही आगे बढ़ जाए उनके अंतर्गत। और इसी के लिए क्या है दो क्या है युद्ध संगठन बनाए गए थे, जिसमें 10 साल के बच्चों के लिए 10 वर्ष के बच्चों के लिए 10 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है यंग फोक, उनको क्या है यंग फोक में दाखिल किया जाता था। ठीक है, यह यंग फोक जो संस्था थी वो 10 वर्ष के बच्चों के लिए थी। ठीक है, इसके अलावा जो 10 वर्ष से ऊपर के थे यानी 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक अन्य संगठन खोला गया था जिसको हिटलर यूथ के नाम से जाना जाता था। और साधारण सी बात है, इनमें सिर्फ वही बच्चे भाग ले सकते थे जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ थे, और साथ ही साथ जर्मन नॉर्डिक आर्य होना उनके लिए अवश्य था। ठीक है, तो 10 वर्ष और 14 वर्ष के बच्चों के लिए इस प्रकार के संगठन बनाए गए थे। इनकी सदस्यता उनको लेनी अनिवार्य कर दी जाती थी। इन संगठनों में उन्हें युद्ध की उपासना यानी इन संगठनों का उद्देश्य क्या था, या इनसे बच्चों को क्या सिखाया जाता था, युद्ध की उपासना। ठीक है, इसके अलावा आक्रामकता व हिंसा, आक्रामकता तथा हिंसा सिखाई जाती थी। इसके अलावा लोकतंत्र की निंदा,
यहूदियों, कम्युनिस्टों या जो डेमोक्रेटिक लोग थे, जिप्सियों, तथा अन्य अवांछित से घृणा के सबक सिखाए जाते थे। यह चीज़ें उनको क्या है, इन संगठनों के द्वारा उनमें डाली जाती थी या उनको इन चीज़ों को सिखाया जाता था इन संगठनों के द्वारा। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक परीक्षण के बाद लगभग 18 वर्ष की उम्र में वे लेबर सर्विस यानी श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। यानी 18 वर्ष के युवाओं के लिए जो संगठन था वह था लेबर सर्विस या श्रम सेवा सर्विस या श्रम सेवा। यह कार्य चीज़ें उनके लिए की जाती थी। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना और दूसरा किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी होती थी। यह चीज़ें उनके लिए कम्प्लीमेंट्री कर दी गई थी, अनिवार्य कर दी गई थी कि ये सब चीज़ें उनको अवश्य रूप से करनी है, ताकि जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, उनमें भी क्या है, नाज़ी विचारधाराओं को डाल दिया जाए और यह उनके लिए क्या है, निश्चित किया गया था। अब एक बात बता देता हूँ मैं, यूंग फूक के है 14 वर्ष या उससे कम उम्र के जो नाज़ी युवा थे उनके लिए एक नाज़ी युवा संगठन था। ठीक है, ये सारे ही नाज़ी युवा संगठन थे अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए, यानी 10 वर्ष वालों के लिए यूंग फूक था, 14 वर्ष वालों के लिए हिटलर यूथ था और लेबर सर्विस था 18 वर्ष के युवाओं के लिए। तो ये चीज़ें क्या हैं, शुरुआत से उनमें डालने का कार्य शुरू कर दिया गया था हिटलर के द्वारा और नाज़ियों के द्वारा। इसके अलावा नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में किया गया था। नाज़ी यूथ लीग के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसका संगठन क्या है 1922 के अंतर्गत किया गया था और 4 साल बाद में इसको नाम दे दिया गया था हिटलर यूथ। ठीक है, यानी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, हिटलर यूथ का ही नाम पहले क्या था, नाज़ी यूथ लीग होता था, जिसका संगठन 1922 में हुआ था। 1926 में इसका नाम क्या कर दिया गया था, हिटलर यूथ कर दिया गया था। ठीक है, यानी हिटलर यूथ जो संगठन था वह पहले नाज़ी यूथ संगठन के नाम से जाना जाता था। 1933 तक आते क्या है, इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। ठीक है, यानी इन
33 के अंतर्गत 12.5 लाख बच्चे हिटलर यूथ के हिस्सा थे। ठीक है, तो यह कार्य उनके द्वारा शुरू किया गया था ताकि युवा आंदोलन को नात्सीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठन को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, यानी यह कार्य जो है वह इस आधार पर किया गया था कि बाकी टुकड़ों में अगर नात्सी जो युवा है वह बंट जाएंगे तो क्या है विचारधारा की थोड़ी बहुत जो क्या है वाद विवाद होता है उसके कारण भेदभाव शुरू हो सकता है नात्सी विचारधारा के कारण अंतर्गत भी। इसीलिए क्या है उनमें क्या है शुरुआत से ही उनको एक ही संगठन का हिस्सा बन गए रहने की प्रेरणा दी जाती थी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपना वह है मातृत्व की सोच। यानी हिटलर जो था वह नई पीढ़ी के बच्चों में तो यह चीज़ें भरना ही चाहता था, साथ ही साथ वह जो समाज था उसकी जो महिलाएं थी उनसे किस प्रकार की अपेक्षा रखता था वह चीज़ें अपने इस पॉइंट के द्वारा पढ़ते हैं। मातृत्व की नात्सी सोच। मातृत्व की नात्सी सोच के अंतर्गत क्या था कि नात्सी जर्मनी में प्रत्येक बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। यानी पुरुष तथा महिलाओं में भी क्या है भेदभाव किया जाता था और उस भेदभाव को क्या है स्पष्ट रूप दिया जाता था कि यह भेदभाव होना ज़रूरी है। इसको क्या है वो ज़रूरी मानते थे समाज के विस्तार के लिए, समाज को बढ़ाने के लिए। तो देखते हैं कि किस प्रकार से उसको सही ठहराया गया था कि जो औरतें हैं वो मर्द के लिए कभी समान अधिकार औरत और या पुरुष या महिला के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है। यह नात्सी विचारधारा के अनुसार था कि जो पुरुष है महिलाएं हैं उनके लिए समान अधिकारों का जो भी संघर्ष है वह पूर्णतः गलत रहेगा और वह समाज को क्या है नष्ट कर देगा। यानी पुरुष या लड़कों से अपेक्षाएं पुरुष या लड़कों से क्या अपेक्षाएं की जाती थी उस समय वो देखते हैं कि उनको क्या है आक्रामक मर्दाना या पत्थर दिल होना चाहिए। यह लड़कों से अपेक्षा की जाती थी कि वह हमेशा आक्रामक हों, अहिंसा को सपोर्ट करने वाले हो, मर्दाना विचारधारा वाले हो, पत्थर दिल उनका होना चाहिए। वह किसी भी प्रकार के इमोशनल या भावनात्मक भाव में बहने वाले नहीं होने चाहिए। और लड़कियों से अपेक्षा यानी महिलाओं या लड़कियों से अपेक्षाएं महिलाओं या लड़कियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अच्छी माँ बने, नात्सी विचारधारा के अनुसार है यह
हमारे जो आज के विचार हैं ये पूर्णतः अलग रहते हैं। ठीक है, महिला और पुरुष जो है वो समान हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जिसकी जो मर्जी हो उसको इस प्रकार का कार्य करना चाहिए कानूनों के अंतर्गत रहते हुए। तो लेकिन उस समय क्या है, जो नाज़ी विचारधारा थी उसके अनुसार क्या है, उनको अच्छी माँ बने वो, या फिर शुद्ध आर्य रक्त के बच्चों को क्या है जन्म दे, उनका पालन पोषण कर ले या घर संभाले, इसके अलावा बच्चों को नाज़ी मूल मान्यताओं की शिक्षा दे, बच्चों को मूल मान्यताओं की शिक्षा दे, यह उनसे अपेक्षा की जाती थी। और क्या है, उनके लिए कहा जाता था कि आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक माँ या महिलाएं या लड़कियां ही हैं। मतलब उनको क्या है, एक प्रकार से उनको बंधित किया जा रहा था, बाधित किया जा रहा था, उनको किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता से रोका जा रहा था, उनको सिर्फ एक गृहस्थी संभालने वाला ही माना जा रहा था। और साथ ही साथ उनको क्या है, ध्वजवाहक या जो नाज़ीवाद है उसका मुख्य मार्गदर्शक माना जा रहा था। यानी विचारों के अनुसार तो क्या है, उनको बहुत महान बताया जा रहा था, लेकिन जो उनके वास्तविक कार्य उनसे करवाए जा रहे थे वो महानता के बिल्कुल भी बराबर के नहीं माने जा सकते। हालांकि जो अच्छी माँ बनने का कार्य है या बच्चों को संभालने का, उनको अच्छी शिक्षा देने का कार्य है, वह बहुत महान कार्य रहता है, लेकिन उनको सिर्फ वही कार्य के लिए दबा के रखना यह उनके लिए गलत था। 1933 में हिटलर ने एक बयान दिया था कि जो मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है वह माँ है, यानी सबसे महत्वपूर्ण नागरिक महिलाओं में माँ को बताया गया था। लेकिन ऐसा नहीं था, सभी जो माँ थी यानी सभी नस्लों की जो माएँ थी उन सभी के साथ बराबर व्यवहार बिल्कुल नहीं किया जाता था। अन्य नस्ल की जो महिलाएं थी उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, उनको क्या है किसी भी लायक नहीं समझा जाता था, उनको समाज में बराबर हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी, जिसके कारण क्या है हमें देखने को मिलता है कि बाकी जो बच्चे हैं या बाकी नस्ल की जो महिलाएं हैं उनके साथ कितना क्रूर व्यवहार किया गया था। बर्ताव क्या है उनके साथ बिल्कुल सहम नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था। जो महिलाएं नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी उन्हें दंडित किया जाता था। ठीक है, यानी भेदभाव तो क्या है सभी के साथ हो रहा था। अगर मतलब नॉर्मल सी बात है, अगर बच्चा गलत पैदा होता है, उसकी शारीरिक या मानसिक स्थिति सही नहीं है, इसमें माँ का कोई दोष नहीं हो सकता, वह नेचुरल है। लेकिन उस बात के लिए भी क्या है जो सज़ा दी जाती थी वो महिलाओं को दी जाती थी। ठीक है, उनको क्या किया जाता था, दंडित किया जाता था, ऐसा बुरा व्यवहार उनके साथ हो रहा था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपने कि जो सही बच्चों को जन्म देती थी उनको इनाम दिया जाता था, यानी किसी को क्या दिया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है और किसी को क्या है इनाम दिया जा रहा है। तो भेदभाव क्या है उस समुदाय के साथ किया जा रहा है। जो बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं, उनके आधार पर भी उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था, जो पूर्णतः गलत साबित होता है। अब जो बच्चे क्या है जो माएँ सही बच्चों को जन्म देती थी उनको क्या है विशेष छूट दी जाती थी, विशेष छूट
दी जाती थी, चाहे वह बस में हो, सिनेमा घर, बस है चाहे सिनेमा घर है, या फिर दुकान पर विशेष छूट, दुकानों पर भी छूट दी जाती थी। ठीक है। और अगर वहीं उन जो महिलाएं क्या है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया करती थी, उनको क्या है सैनिकों के बराबर क्या है मेडल दिए जाते थे। यानी उस टाइम हिटलर ने नियम बना दिया था कि अगर कोई महिला 4 बच्चों को जन्म देती है तो उसको कांस्य पदक दिया जाता था, सैनिकों के बराबर उनको मान दिया जाता था, सम्मान किया जाता था उनका। अगर वही महिला नहीं, जो भी महिला है मतलब अगर 6 बच्चों को जन्म देती हैं तो उसे जो सिल्वर मेडल दिया जाता था, और अगर महिला 8 बच्चों को जन्म देती है तो उसे गोल्ड मेडल दिया जाता था। यानी इस प्रकार के जो प्राकृतिक कार्य हैं उनके जो सामाजिक कार्य हैं वह हिटलर सारे कर रहा था। ठीक है। पॉपुलेशन को बढ़ाना, उसको बढ़ावा देना, ठीक है, इस प्रकार से क्या है उनको मेडल देना। चलो मेडल देना अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, लेकिन अगर जो प्राकृतिक कार्य है उसमें अगर गॉड मतलब नेचुरली कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए दंडित करना यह भी क्या है बहुत गलत चीज़ थी। अब एक चीज़ और जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आचार संहिता लगा दी गई थी 1935 में। यहूदियों से ना तो शादी की जाएगी, ना किसी भी प्रकार के संबंध रखे जाएंगे। ठीक है। तो निर्धारित जो आचार संहिता था उसका उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों को सार्वजनिक रूप से क्या है निंदा की जाती थी और उनको कड़ा दंड दिया जाता था। ठीक है। जो निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करती थी उन जर्मन आर्य महिलाओं को क्या है दंड दिया जाता था और उनकी सामाजिक रूप से निंदा की जाती थी। बहुत सारी औरतों को क्या है गंजा करके या मुँह पर कालिक पोत कर उनके गले में तख्ती को लटकाकर पूरे शहर में उनको घुमाया जाता था। यानी एक प्रकार से बहुत ही ब्रूचुअल कार्य उनके साथ किया जाता था, जो महिला के साथ होना बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। महिला क्या किसी भी प्रकार के जीव के साथ इस प्रकार का व्यवहार करना पूर्णतः क्या है अमानवीय है, जो बिल्कुल निंदा के काबिल था। लेकिन क्या है जो इस प्रकार के कार्य है, चाहे वो आर्य महिला ही क्यों नहीं थी, उनको क्या है इस प्रकार की सज़ा दी जाती थी। यानी उनको गंजा कर देना या फिर क्या है मुंह पे कालिक पोत देना, तख्ती लटकाकर, जिस तख्ती पर लिखा जाता था कि मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। इस आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल में सज़ा दी गई बल्कि तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी उनसे छीन लिए गए। यानी जिस कार्यों में उनकी कोई गलती नहीं थी, जिन कार्यों का होना स्वाभाविक रहता है, जिन कार्यों में किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं होना चाहिए, उन सभी कार्यों के लिए भी क्या है महिलाओं को सज़ा भोगनी पड़ती थी। भले ही 1933 के बयान में हिटलर ने कहा था कि सबसे मुख्य नागरिक जो है, प्रमुख नागरिक जो है, महत्वपूर्ण नागरिक जो है वो माँ है, लेकिन किसी भी माँ को यानी महिला को क्या है वह पूर्ण अधिकार नहीं दिया जा रहा था जो एक समाज में, एक आदर्श समाज में एक महिला को मिलना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अपने नेक्स्ट पॉइंट को शुरू करते हैं जिसमें क्या है प्रचार की कला। प्रचार की कला यानी ये सारे जो कार्य है जर्मनी के अंदर लोगों के सामने, आंखों के सामने इतना बुरा व्यवहार हो रहा था, चाहे वह खुद जर्मन नॉर्डिक कार्य हो, चाहे वह क्या है अन्य नस्ल के लोग हों,
उन सभी के साथ इतना बुरा व्यवहार हो रहा था, लेकिन फिर भी लोग इसको बुरा कैसे नहीं समझ रहे थे, कैसे उस समय के लोग जो थे उनको ऐसा महसूस नहीं हुआ, फील ही नहीं हुआ कि यह जो हिटलर कर रहा है वह पूर्णतः गलत है। क्या ऐसे कारण रहे थे? उसके पीछे कारण था कि जो हिटलर ने प्रचार किया था वो इसी प्रकार से किया था कि उसके प्रचार की कला ऐसी रही कि जिसके कारण लोग क्या है इसको गलत मानने के बजाय इसको सही ठहराने लगे, इसको सही मानने लगे। इसके लिए उसने क्या है भाषा और मीडिया का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया, यानी भाषा और मीडिया, भाषा और मीडिया का इस्तेमाल करके क्या है किसी भी चीज़ को सही को गलत, गलत को सही ठहराया जा सकता है। आजकल यह नॉर्मल चीज़ है, उस समय हिटलर ने इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया था। ठीक है, किसी भी कहानी के पात्र को हीरो के रूप में दिखाना है या विलन के रूप में दिखाना है, उसको बहादुर दिखाना है या उसको कायर दिखाना है, यह उस कहानी के रचनाकार पर आधारित होता है। यह उस कहानी के रचनाकार को पता होता है कि किसी प्रकार से उसको दिखाया जाए। ठीक है, बहुत सी कहानियों में क्या है भले ही जो व्यक्ति है वो बुरा कार्य कर रहा है, लेकिन उसको फिर भी हीरोइक उपाधि दी जाती है, उसको क्या है एक मसीहा माना जाता है। और बहुत सी फिल्मों में या कहानियों में ऐसा दिखाया जाता है कि बहुत अच्छे कार्य कर रहा है लेकिन फिर भी वह बुरा रहता है दर्शकों की नज़र में। तो उसी प्रकार से जो भाषा है वो हीरो को विलन, विलन को हीरो में चेंज कर सकती है। जो मीडिया है वो प्रचार प्रसार जिस प्रकार से करती है किसी चीज़ का, जो प्रचार होने के द्वारा लोगों के अंतर्गत जो भावनाएं बैठती हैं, जो विचारधारा उनके मन में बैठती है, जो बनती है, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को के माइंड को चेंज किया जा सकता है। और जो आजकल नॉर्मली होता भी है, राजनीतिक पॉलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उनमें इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल अपने न्यूज़ चैनल के द्वारा देख सकते हैं। तो देखते हैं कि भाषा और मीडिया का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया या उनका ज़बरदस्त फ़ायदा किस प्रकार से उठाया गया। उसने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वह न केवल भ्रामक थे बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। यानी शब्दों में उसने क्या है फेरबदल कर दिया, जिससे जो कार्य वह कर रहा था वो गलत लगने के बजाय वो कार्य सही नज़र आने लगा लोगों को उस समय के। किस प्रकार से देखते हैं कि जैसे जो नाज़ी उन्होंने अपने अधिकृत दस्तावेज़ों में हत्या या मौत जैसे शब्द थे, और वास्तव में जो कर रहे थे वो हत्या या मौत जैसे शब्द थे, इनका इस्तेमाल ही नहीं किया। जो दस्तावेज उनके द्वारा यूज किए जाते थे, छापे जाते थे, उनमें ना तो मौत या ना ही हत्या का इस्तेमाल किया जाता था। इनकी जगह कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था? इनका इस्तेमाल न करके वो सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार का नाम देते थे। ठीक है, या फिर अंतिम समाधान या यूथनेजिया, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा था मौत या हत्या जैसे शब्दों के लिए। ठीक है, या फिर संक्रमण मुक्ति जैसे शब्द उपयोग में लाए गए थे। यानी अगर अपने इन शब्दों को देखते हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार दिया या उनकी हत्या कर दी, तो क्या है बुरा महसूस होता है कि हाँ उन्होंने बुरा किया। लेकिन अगर वहीं देखें कि यूथनेजिया यानी उनको दया मृत्यु दी गई, यानी उनके प्रति दया का भाव रखकर उनको क्या है मारा गया। यानी दया मृत्यु किसके लिए होती है? जो जीने के लिए बिल्कुल भी लायक न हो,
जिनमें उसकी क्या है कोई श्रद्धा न हो, जीने से उसका क्या है और ज़्यादा बुरा हो रहा हो, उनके लिए दया मृत्यु होती है। लेकिन वह क्या है जो विशेष प्रोत्साहन के लोग थे उनके प्रति भी दया मृत्यु रख रहे थे। तो शब्दों का जो खेल था उसको हिटलर ने बहुत अच्छे से यूज़ किया, वह उसका अच्छा खिलाड़ी बन गया था और इसी के कारण क्या है जर्मन जनता उसके गलत विचारों को समझ नहीं पाई।